खंडेलवाल सेवा सदन ट्रस्ट का निर्विरोध हुआ चुनाव अधिकारी के मुकेश खंडेलवाल एडवोकेट को बनाया अध्यक्ष। मथुरा में लगातार 7 वर्षों से समाज सेवा को समर्पित खंडेलवाल सेवा सदन ट्रस्ट का कोरोना के बाद से वार्षिक निर्वाचन शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद खंडेलवाल एवं सहायक अधिकारी ओम झाल ने दिल्ली में केदार खंडेलवाल के कुशल नेतृत्व में खंडेलवाल सेवा सदन पर मुकेश खंडेलवाल एडवोकेट को अध्यक्ष मनोनीत किया गया, तो वहीं उपाध्यक्ष पवन खंडेलवाल पटोदिया दिल्ली एवं द्वितीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण खंडेलवाल हाथिया वाले एवं आनंद प्रकाश ऑयल वाले महामंत्री एवं ममती बनवारी लाल खंडेलवाल एवं मंत्री लक्ष्मण प्रसाद और कोषाध्यक्ष खंडेलवाल को बनाया गया। कार्यकारिणी सदन सदस्य अनिल शोकिया, मुरारीलाल, प्रदीप सराफा, प्रदीप विनिबा, प्रहलाद खंडेलवाल, विष्णु सराफा, योगेश, सुभाष चंद्र एवं खंडेलवाल आदि लोग उपस्थित रहे। वैसे चुनाव जो हुए हैं खंडेलवाल सेवा सदन ट्रस्ट के त्रिवार्षिक चुनाव हुए हैं और उनके संबंध में ये विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति दी जाए, इसके लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है कि आप यहाँ की रूपरेखा को सबके सामने रखें। तो ये जी समाज के लिए क्या सेवा करते हैं आपके ट्रस्ट? समाज के लिए तो अभी बता रहे कोरोना काल में काफ़ी हम ये अपने खाद्य पदार्थ लोगों को बंटवाए थे, काफ़ी जो जिनको उपलब्ध नहीं हुए उनको पहुँचाने का भी काम इस संस्था ने किया था। और सबरे जो अपने ये क्या है कोरोना काल नहीं, हाँ, मोक्ष वाहन दिया था मोक्ष धाम संचालन समिति के लिए, और ये भी बहुत अच्छा बड़ा जो है दूर दूर से लोग आए इसके लिए वो दिया था। ये जो प्रेस वार्ता की गई है किस संदर्भ में की गई है, क्या है? खंडेलवाल सेवा सदन के चुनाव निष्पक्ष रूप से चुनावी निर्देशों के मुताबिक जो संपन्न हुए हैं, जिस चुनाव का नेतृत्व हमारे श्री विनोद जी रंगवाले, मेरे भाई श्री पीडी खंडेलवाल जी, सुरेश जी कपड़े वाले, आदरणीय हमारे श्री भगवान दास जी दिल्ली, जो उनके कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और चुनाव में हमने सफलता प्राप्त की है। हमारे सदस्यों के द्वारा जो हमको दायित्व दिया गया है, उस दायित्व का हमारी टीम के द्वारा भविष्य में पूर्ण रूप से निर्वहन किया जाएगा, सभी सदस्यों के सहयोग से। संस्था का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब जो छात्र छात्राएं हैं, निर्धन, उनको पढ़ाई के लिए व्यवस्था करना, कहीं भी किसी प्रकार का किसी चिकित्सा से संबंधित किसी को भी कोई समस्या है तो उसको दूर करना। अब जैसे महामारी काल हुआ था, उसमें खंडेलवाल सेवा सदन के द्वारा लोगों को सहायता प्रदान की गई थी। आगे भविष्य में और क्या? भविष्य में हम लोग सारी टीम बैठकर हमें क्या करना है, उसके लिए हम लोग विभिन्न योजनाएं लाएंगे और उन योजनाओं के माध्यम से हम अपने संपूर्ण खंडेलवाल सेवा सदन के सदस्यों के सहयोग से उनको क्रियान्वित करेंगे। हम आपको बता दें कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले औरंगाबाद निवासी कल्लू और भूरा दोनों सगे भाई थे और यह दोनों बिल्डिंग का कार्य करते थे और आज वह एक साइट पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आने से दोनों युवक की मौत हो गई और आनंद फार्म में पुलिस द्वारा स्थानीय निवासियों द्वारा दोनों युवकों को जिला अस्पताल के लिए रेफर करा दिया गया। वहां भाइयों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यह सूचना मिलते ही परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है और वहीं कोहरा में मच गया। मथुरा के जिला अस्पताल में मोर्चे में पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और मृतक के पिता ने जानकारी दी। निवासी है कलुआ। क्या नाम है? क्या नाम है हमारा? वो दोनों, मेरा नाम उमेश है सर। भूरा कलुआ घटना हुई है, बात करें। घटना ये हुई है, भूरा और कलुआ बागे चौधरी के यहाँ पे काम करते थे नवाजा NS2 पे, और जो आनंद वन होटल के सामने, आनंद वन के सामने आता है,
उसी पे वो दोनों काम करते थे। उन्होंने उस साइट पे काम करने के लिए भेजा था, उसी में दर्दनाक इनकी मौत हो गई है करंट लग से। ये वेल्डिंग का काम करते थे सर। अच्छा, दोनों की मौत हो गई? दोनों की साथ एक ही साथ मौत हुई है, साइट पे मौत हुई है सर। जिसमें मालिक चौधरी है, चौधरी ने उनको भेजा है साइट पे भेजा है। शायद हम औरंगाबाद के रहने वाले हैं, दोनों हमारे बच्चे औरंगाबाद के रहने वाले हैं। अब मालिक वगैरह यहाँ कोई आया नहीं आया? मालिक नहीं आया सर, अब ये लावर इसमें पटक दिया। हम ही उनके घर परिजन आए हैं, कैसे पता दोनों चला बच्चों की घटना की पता हो सर। हमारे पास में फ़ोन आया था उधर से, इसीलिए घटना की पता चली। उसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बोली, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, इधर इनको मृत घोषित देखा है हमने। हमें भैया मेरा क्या घटना हुई है, बात करें तो? करंट लगा भैया उनको। कौन कौन को लगाया? काम कर हमारे दोनों कलुआ और भूरा अच्छा, क्या काम करते थे ये बात करें? वेल्डिंग का काम करते हैं लोहे का। कहाँ पर काम करने गए थे आज? ये नवादा। फिर क्या हुआ? वहाँ करंट लग गया। रंगजी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत गोपीनाथ बाजार स्थित ठाकुर राधा माधव वीर मंगल समाधि मूर्ति मंदिर से चोरी की घटना कर पुलिस ने खुलासा कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों ने दोनों मूर्तियां एवं 250 ग्राम हेरोइन बरामद की है। गोपीनाथ बाजार में ठाकुर राधा माधव वीर मंगल समाधि मंदिर से 2 मूर्तियां चोरी होने से जहां क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं पुलिस ने भी घटना को गंभीरता से लेते हुए मंदिर सेवा द्वारा दी गई तहरीर एवं सीसीटीवी में कैद घटना के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना की तलाश में जुटी पुलिस ने चोर के साथ साथ खरीदार को चीरघाट के समीप से गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही उनके कब्जे से पीली धातु की राधा एवं कृष्ण की मूर्तियों के साथ ही 250 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है। पकड़े गए युवकों ने अपने नाम विष्णु उर्फ भूरा निवासी ब्रह्मकुंड मोहल्ला गोपीनाथ बाजार एवं उमेश निवासी गोदलीपुरम बताया है। कल दिनांक 22/1/2022 को राधा माधव मंदिर जो कि गोपीनाथ बाजार में है, थाना वृंदावन, उनके ट्रस्टी का फ़ोन आया था कि उनके मंदिर से अष्ट धातु की पुरानी राधा जी और कृष्ण जी की मूर्ति चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर SHO वृंदावन और रंगी मंदिर चौकी इंचार्ज को लगाया गया। CCTV फुटेज के आधार पर एक लड़के को चिन्हित किया गया था और 2 घंटे के अंदर ही मूर्तियों को और चोर को बरामद कर लिया। इस चोर का नाम है विष्णु शर्मा और भूरा, और इसने इन मूर्तियों को बेचने का प्रयास किया था। बेचने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। मंदिर के पुजारी के माध्यम से जो तहरीर ली गई, उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें उल्लेखनीय तथ्य यह है कि विष्णु शर्मा और भूरा जो है नशेड़ी किस्म का है, उसके बराबर से नशीला पदार्थ भी बरामद हुआ, जिसमें भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी बिगुल बजते ही मथुरा वृंदावन से महिला शक्ति, जिन्होंने अपनी शक्ति दिखाई और अपना मथुरा वृंदावन से नामांकन किया, और नामांकन करने के बाद तुरंत ही जनता जनार्दन के बीच पहुंचकर एक ही नारा, एक ही लक्ष्य रखती हुई हैं, जो कि पूनम गुप्ता आज हमारे साथ बात करेंगी। मथुरा वृंदावन से विधायक पद की उम्मीदवार पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जी, आपका सिटी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप किन मुद्दों को लेकर मथुरा वृंदावन की जनता के बीच जा रही हैं? मुद्दे तो बहुत से मेरे सामने आ रहे हैं। अभी जो नो एंट्री की समस्या है वो मुझे पता चली, तो मैं सबसे यही संकल्प लेती हूँ कि नो एंट्री, जब बिहारी जी के गेट 8 बजे खुलेंगे और 12:30 बजे जब बंद हो, जब तक ही नो एंट्री लगाएंगे, उसके बाद नो एंट्री खोल दी जाएगी, जिससे हमारे वैसे व्यापारी और व्यापारी भाई बंधु जो हैं उनको कोई किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे और उनकी रोजगार में कोई समस्या ना आए। और जो बंदरों की समस्या है उसको भी हम इस तरह से संगठित करेंगे
कि बंदर जो इधर उछल कूद करते हैं, लोगों का नुकसान पहुंचाते हैं, उनको उनमें भी बाधा ना पड़े। मथुरा के अंदर बंदर तो हैं ही हैं, मगर कुछ लोग ऐसे बंदर भी हैं, उनको आप कैसे मिटाएंगे? कुछ ऐसे राजनीतिक बंदर हैं, उनको आप कैसे मिटाएंगे? जी देखिए, मैं तो निकली हूँ जो हमारी राजनीतिक भ्रष्टाचार चल रहा है उस व्यवस्था को बिल्कुल सुव्यवस्थित करने के लिए। बहुत ही बुरी तरह हमारी राजनीतिक भ्रष्टाचार की अव्यवस्थित हो गया है, उसको मैं जन जन तक ये आवाज़ पहुंचा रही हूं। अभी भी मैं लोगों से मिलती हूं तो ये भाव उनमें ज़रूर जगाती हूं कि जो राजनीतिक भ्रष्टाचार चल रहा है, अन्य पार्टियां जो इस समय कोशिश में लगी रहती हैं कि 4 दिन के लिए जब हमें चुनाव लड़ना है उस टाइम हम लोगों को पैसा दे दें और अपना वोट पालें। हमें ये सब मिटाना है, हमें एक दिन के लिए वोट नहीं लेना, हमें संकल्प लेना है कि जिस क्षेत्र से हम जुड़े और लड़ें और अगर लोग हम पे विश्वास दिखाएं, उस क्षेत्र में हमें विधायक बनाएं तो हम पूरी जान और पूरे धन मन तन से इस क्षेत्र का विकास कर सके। इसलिए हमें इस भ्रष्टाचार को मिटाना है, लोगों को सिर्फ चुनाव के लिए पैसा नहीं देना, हमें इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ना है। आपके सामने वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं और साथ में 4 बार के पूर्व में विधायक रहे प्रदीप माथुर हैं। आप इनको कैसे टक्कर दे पाएंगे? मैं किसी को टक्कर देने नहीं आई, मैं तो जन जन तक बात अपनी पहुंचाने आई हूँ और जन जन का समर्थन लेने आई हूँ। बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि जो हमारे ब्राह्मण समाज है सब मुझे आशीर्वाद दे रहा है और हमारे जो वैश्य समाज है, क्योंकि ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी हमारे वैश्य और व्यापारियों की पार्टी है, तो हमारा विशेष जो लगाव है वो अपने वैश्य और व्यापारियों के साथ है। तो हमारे वैश्य और व्यापारी बंधुओं से, साथियों से मैं आवेदन करूंगी अपना कि वो अवश्य हमारा साथ दें और मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिन जिन से मिल रही हूँ सब में मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरा साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उनके अपने साथ देने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको और बहुत ही खुशी प्रकट करती हूँ इस बात के लिए कि मैं जिससे मिल रही हूँ सब अपना आशीर्वाद और अपना साथ दे रहे हैं। और जो बाके बिहारी जी ने हमें भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में, आशीर्वाद के रूप में बांसुरी चुनाव चिन्ह दिया है, उसका समर्थन जन जन कर रहा है। और देखिए, जितने भी यहाँ पर अभी तक सत्ता में बैठे, चाहे वो आपने 2 नाम लिए, दोनों लोगों ने अगर इस क्षेत्र का विकास किया होता, अपना विकास ना किया होता, तो जो लोगों की समस्याएं हैं उनकी अगर खत्म हो गई होती तो वो आज सारे लोग मुझसे अपनी समस्या बता रहे। एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो मुझसे कहे कि नहीं मैं खुश हूँ। मथुरा वृंदावन जो खुशहाली की भूमि है, जो बाके बिहारी जी की भूमि है, जिसमें चारों तरफ खुशहाली होनी चाहिए, सब हर किसी का पेट भरा होना चाहिए, उस जगह पे खड़े होके अगर मुझे लोगों से, हर एक व्यक्ति से समस्याएं मिल रही हैं सुनने में, तो आप समझ लीजिए कि वो लोग किस जगह है। और मैं जो संकल्पित हूँ मथुरा वृंदावन की भूमि को एकदम व्यवस्थित करने के लिए। इसी श्रृंखला में पूनम गुप्ता जी के हस्बैंड हैं, जो पति परमेश्वर कहा जाता है, संजय अग्रवाल जी से अब हम बात करेंगे। वो किन मुद्दों को लेकर, किस लक्ष्य को लेकर अपनी पत्नी को मथुरा वृंदावन से चुनाव लड़ाया है? देखिए, ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस जो है, ये जो पिछले 33 वर्ष से वैश्य व्यापारियों और ब्राह्मणों के साथ जो देश के अंदर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को ख़त्म करने के लिए और एक आवश्यकता थी देश के अंदर कि व्यापारियों की अपनी पार्टी होना चाहिए। आज तक मैं खुद 33 वर्ष से राष्ट्रीय राजनीति किया है, मैंने भाजपा, सपा, कांग्रेस 3 पार्टियों में राष्ट्रीय राजनीति की मैंने। लेकिन जो मुझे सुख अखिल भारतीय व्यापार महासभा संगठन के जरिए व्यापारियों को संरक्षण, उनकी सेवा मुझे देने को मिला, वो किसी और में नहीं मिला। तो मैं इतने दिन से तलाश रहा था कि कोई पार्टी अपने हाथ में होनी चाहिए, इसलिए मैंने फिर ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, स्वदेशी विचारधारा की पार्टी मैंने बना। संरक्षण, उनकी सेवा मुझे देने को मिला, वो किसी और में नहीं मिला। तो मैं इतने दिन से तलाश रहा था कि कोई पार्टी अपने हाथ में होनी चाहिए, इसलिए मैंने फिर ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, स्वदेशी विचारधारा की पार्टी मैंने बनाई। और पूनम गुप्ता जी जो महिला सशक्तिकरण प्रतीक हैं, तो आप ये समझिए कि शिव और पार्थिव की भांति उनको अपना आदर्श मानते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि इस देश को एक वह संस्कृति वाली चीज़, वो सनातनी वाली वो चीज़ दे पाएँ जिससे
सच में अंदर का जो डीएनए है, अंदर का जो नियत है, वो पूरे देश का ऐसा बने कि जन कल्याण में हम लोग अपने को लगा सकें। तो हमें जब भगवान श्री कृष्ण ने ये शिव रूपी बांसुरी हमको चुनाव चिन्ह में दी, ये राष्ट्रीय पार्टी है, 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझको भरोसा किया मेरे ऊपर। और कुछ भगवान श्री कृष्ण का संकेत है, वो संकेत है कि अब घोर कलयुग में यही बांसुरी जनता के हित में काम करेगी। इसलिए जो भगवान की मुख्य जन्मभूमि है मथुरा, मैं संकल्पित हूँ कि मैं अपना जीवन उनकी जन्मभूमि को ताकतवर बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए लगाऊंगा। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पूनम गुप्ता जी ने ये सोचा कि सबसे अच्छा रहेगा कि हमारी पार्टी का मुख्य कार्यालय वृंदावन और मथुरा ही रहे और यहीं से पूरे देश से पार्टी चले। इसलिए यह राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के यहाँ चुनाव चिन्ह बांसुरी के साथ प्रत्याशी के रूप में आपके बीच मौजूद है। अब आपका प्यार और समर्थन सबका चाहिए। इस समय सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। यहाँ 2 मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी युवाओं के लिए? हमने स्वदेशी स्वराज की स्थापना और उसके साथ हमने कहा है कि प्रत्येक गांव का अंतिम व्यक्ति को हम आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं। इसके लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस हमारी जो पार्टी है उसकी सरकार बनते ही हम रोजगार गारंटी विधेयक 72 घंटे के अंदर लगाएंगे। जब भी हमको कोई मौका मिलेगा आप सबकी तरफ से, जनता की तरफ से। और उसमें 3 चीज़ें, क्योंकि पूरे देश में सभी लोग टैक्स देते हैं, गरीब अमीर, जिसको हमारे मेहनत करने वाले लोगों को, जिनको ये मजदूर कहते हैं, मजबूर कहते हैं, जिनको गरीब कहते हैं, वो सब कोई गरीब नहीं है, वही तो इस देश का जो है मेहनत का आदमी है। मैं सबको प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग। 1991 का मेरा सपना है। रोजगार गारंटी के जरिए मैं ये आपके घर घर नौकरी, व्यापार, रोजगार पहुंचाऊंगा। सभी को चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी को शिक्षा व्यवस्था, सभी को मुफ्त में मिलेगी, क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है। विधानसभा 2022 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वहीं प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं और विकास का भरोसा भी दिला रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने नए बस स्टैंड से मवाली रोड तक जनसंपर्क किया और जनता जनार्दन से अपील की कि हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर प्रत्याशी को विजयी बनाएं। एवं जनसंपर्क के दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसंपर्क के बारे में जानकारी देते हुए मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने बताया कि सत्ता में उनकी सरकार आते ही तो वह बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने लोगों को भरोसा भी दिलाया कि कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। उन्होंने कहा उन्हें ब्रजवासियों का आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता से एक खास बातचीत। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल चैनल। यूपी में विधानसभा चुनावों का बिगुल बन चुका है। वैसे तो यहाँ सर्दी का मौसम है, लेकिन चुनावी गर्माहट से यहाँ पूरे मौसम में एकदम से गर्माहट आ चुकी है। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के मथुरा वृंदावन विधानसभा से 4 बार के विधायक और इस बार के प्रत्याशी प्रदीप माथुर जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वे चुनावी मैदान में आए हैं। जी बताएं। देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं और सबसे बड़ी मुद्दा है उपलब्धता का मुद्दा। गत 5 साल पहले मथुरा की जनता से गलती हो गई थी। एक ऐसे जनप्रतिनिधि को उन्होंने चुन दिया जो जनता के बीच में उपलब्धि नहीं हुआ और उपलब्धता के नाम पे उनके भांजे, भतीजे, भाई उपलब्ध रहे, जिन्होंने लाइन में जनता को लगा दिया और उनके एप्लीकेशंस जो है डस्टबिन में डाल दी। विकास के नाम पे मंत्री ने कोई काम नहीं कराया। मथुरा में जितने भी काम हुए, चाहे वो तमाम रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पुल हो, चाहे यमुना नदी पे पुल हो, चाहे वृंदावन में पुल हो, चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे ऑडिटोरियम की बात हो, चाहे वृंदावन में सब्जी मंडी, फूलों की मंडी,
की अनाज मंडी की बात हो, चाहे यहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कों की बात हो, इन सब व्यवस्थाओं को हमने कराया। और मंत्री जी तो एक धौली प्याऊ का पुल भी नहीं बनवा पाए और उनके अकाउंट में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो जनता के लिए लाभकारी सिद्ध हो। आज CNG, पाइपलाइन गैस और इंडस्ट्रियल गैस मेरे द्वारा लाई गई और स्टेडियम मेरे द्वारा बनवाया गया। इसके अलावा अंडरग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स 360 करोड़ की मैंने कराई। ऊर्जा मंत्री रहते हुए इन्होंने कुठाराघात किया जनता के हितों पे। 3 बार मीटर बदलवाए, स्मार्ट मीटर। क्या ज़रूरत थी, क्या घोटाले थे उसमें। और मीटर का जो बिल आता है, बिजली का बिल, वो 4 गुना लोगों का आने लगा। गरीब की झोंपड़ी में बिजली जलनी बंद हो गई। लगभग 50,000 FIR मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में करी गई लोगों की, जिनका बिल नहीं जमा होता था या जो गलती से पकड़े जाते थे उनको जेल में ठूस दिया जाता था। तानाशाही रवैया, बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा शासनकाल। हालात बद से बदतर हो गए। महंगाई 7वें आसमान पे। सिलेंडर के दाम 450 से 950 कर दिए। गैस, वो डीजल और पेट्रोल सैकड़ों रुपए, सैकड़ा पार कर। गरीब लोगों को गैस सिलेंडर दिया। वो गैस सिलेंडर का झुंझुना तो पकड़ा दिया, पर 1,000 रुपए की गैस वो कहाँ से भरवाएंगे गरीब। वो तो अंगीठी बना के उसमें कोयले से अंगीठी जला रहे हैं। वो सिर्फ पकड़े बैठे हैं कि किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया। वो कह रहे हैं हमने मथुरा में बिजली घर बनवाए, 24 घंटे लाइट आ रही है। ऊर्जा मंत्री रहते हुए यदि 24 घंटे लाइट भी नहीं आए तो क्या एहसान कर दिया उन्होंने? हमने MLA होकर तमाम काम करा दिए, कोई एहसान नहीं है ऊर्जा मंत्री का। ऊर्जा मंत्री ने महंगे बिलों का, महंगी बिजली का इतना बड़ा थप्पड़ मारा कि पूछिए मत। 90,000 करोड़ का घाटा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में हुआ। मंत्री जी ये बताएं कि प्रोविडेंट फंड घोटाले का क्या हाल है। विधानसभा 1 हफ्ते नहीं चली। इंडियन दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पैसा क्यों दे दिया? 500 करोड़ की रिश्वत क्यों खाई गई? उसका जवाब दीजिए मंत्री जी। भ्रष्टाचार आपके रगों में बसता है। आपने मथुरा वृंदावन देहात को बर्बाद कर दिया। यमुना शुद्धिकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यमुना शुद्धिकरण के नाम पर हमने तो गोकुल बैराज बनवाया। हमने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में हमने यमुना को यमुना एक्शन प्लान बनवा के गंगा एक्शन प्लान में जुड़वाया। फिर उसके बाद हमने सीवेज पंपिंग स्टेशंस लगवाए, सीवेज पंप ट्रीटमेंट प्लांट बनवाए। इनकी जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी झूठ बोल के गई कि यमुना जी को साफ कर देंगे। आज उनकी सरकारें दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में है। हथनी कुंड से पानी क्यों नहीं ला के देते? उस ज़माने में बड़ा बड़े आंदोलन करते थे वो। इनके ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि हम 31 अक्टूबर तक यमुना साफ कर देंगे, नालों को टैप कर देंगे। फिर वही जुमलेबाजी आदत से मजबूर, झूठ बोलने को मजबूर। जनता को बहकाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जनता ईंट का जवाब पत्थर से देगी। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मथुरा के लिए क्या खास है? मथुरा के लिए तो हम खास हैं। मथुरा का दिल्ली के मैनिफेस्टो से कोई मतलब नहीं है। जो भी सरकार बनेगी उससे हम विकास के लिए काम ला के देंगे और जनता हमें पिछले 20 सालों में काम करते हुए देख चुकी है। मथुरा में बारिश आती है तो जो सड़कें हैं नाले में तब्दील हो जाती हैं सभी। नगर निगम से पूछिए। नगर निगम हमने इसीलिए बनवाया था, भारतीय जनता पार्टी के नाम मेयर काम कर रहे हैं। मंत्री जी तो मेयर के कामों के उद्घाटन खुद करते हैं। उन्होंने खुद, उनके पास उद्घाटन करने के लिए कोई काम नहीं था। मथुरा में किससे मुकाबला मानते हैं आप? कोई मुकाबला नहीं, रास्ता साफ है। बाकी सब चारों खाने चित। तो आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने मथुरा अंचल से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो भाजपा सरकार है वो सिर्फ जुमलेबाजी करती है। उन्होंने जमीनी हकीकत पर कोई भी कार्य नहीं किया। चुनावी अपडेट देखने के लिए आप जुड़े रहिए मथुरा हलचल के साथ। में हुआ। मंत्री जी ये बताएं कि प्रोविडेंट फंड घोटाले का क्या हाल है। विधानसभा 1 हफ्ते नहीं चली। इंडियन दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पैसा क्यों दे दिया? 500 करोड़ की रिश्वत क्यों खाई गई? उसका जवाब दीजिए मंत्री जी। भ्रष्टाचार आपके रगों में बसता है। आपने मथुरा वृंदावन देहात को बर्बाद कर दिया। यमुना शुद्धिकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यमुना शुद्धिकरण के नाम पर हमने तो गोकुल बैराज बनवाया। हमने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में हमने यमुना को यमुना एक्शन प्लान बनवा के गंगा एक्शन प्लान में जुड़वाया। फिर उसके बाद हमने सीवेज पंपिंग स्टेशंस लगवाए, सीवेज पंप ट्रीटमेंट प्लांट बनवाए। इनकी जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी झूठ बोल के गई कि यमुना जी को साफ कर देंगे। आज उनकी सरकारें दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में है। हथनी कुंड से पानी क्यों नहीं ला के देते? उस ज़माने में बड़ा बड़े आंदोलन करते थे वो। इनके ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि हम 31 अक्टूबर तक यमुना साफ कर देंगे, नालों को टैप कर देंगे। फिर वही जुमलेबाजी आदत से मजबूर, झूठ बोलने को मजबूर। जनता को बहकाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जनता ईंट का जवाब पत्थर से देगी। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मथुरा के लिए क्या खास है?
मथुरा के लिए तो हम खास हैं। मथुरा का दिल्ली की मैनिफेस्टो से कोई मतलब नहीं है। जो भी सरकार बनेगी उससे हम विकास के लिए काम ला के देंगे और जनता हमें पिछले 20 सालों में काम करते हुए देख चुकी है। मथुरा में बारिश आती है तो जो सड़कें हैं नाले में तब्दील हो जाती है सभी। ये नगर निगम से पूछिए, नगर निगम हमने इसीलिए बनवाया था, भारतीय जनता पार्टी के नाम मेयर काम कर रहे हैं। मंत्री जी तो मेयर के कामों के उद्घाटन खुद करते हैं, उन्होंने खुद, उनके पास उद्घाटन करने के लिए कोई काम नहीं था। मथुरा में किससे मुकाबला मानते हैं आप? कोई मुकाबला नहीं, रास्ता साफ है, बाकी सब चारों खाने चित। तो आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने मथुरा अंचल से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो भाजपा सरकार है वो सिर्फ जुमलेबाजी करती है, उन्होंने जमीनी हकीकत पर कोई भी कार्य नहीं किया। चुनावी अपडेट देखने के लिए आप जुड़े रहिए मथुरा हलचल के साथ। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एस के शर्मा ने जनसंपर्क किया एवं अन्य समुदाय के लोगों ने आकर एस के शर्मा को अपना समर्थन दिया और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात भी कही। सर, मथुरा विधानसभा से जो चुनाव आप लड़ रहे हैं बसपा के साथ, कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? पूरा जनता का सपोर्ट सहयोग मिल रहा है। जिस तरीके से हमने जनता की सेवा की है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातवाद के, बिना किसी धर्मवाद के, उसी तरीक़ा से हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर गरीब, अमीर, व्यापारी सबका सपोर्ट सहयोग पूरा मिल रहा है। हर आदमी यही कहना है कि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में पहली बार आया है, हम इनको साथ रहेंगे, इनको वोट देंगे, वो जिताएंगे। पूर्व ऊर्जा मंत्री दावे ठोक रहे हैं कि सरकार मेरी ही बननी है। सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो जनता बनाती है और जनता की कुर्सी पर बिठाती है और जनता की कुर्सी से हटाती है। ये जनता जवाब दे देगी और फिर जो जैसी करनी वैसी बननी। अरे बमूर के पेड़ लगाओगे तो आम कहाँ से आएंगे? जैसा लोगों ने किया है वैसा उभरेंगे। हमने तो जिंदगी में एक मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर सेवा की है, कर रहे हैं और करेंगे। जनता के हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिला साथ दिया है, आगे देंगे। हर आदमी सम्मान किया है, जिससे सम्मान हमारे यहाँ मिला है कोई जनपद में बता दे कहीं किसी को सम्मान मिला हो तो सम्मान के कारण हमको सब मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और वोट देंगे, हमको जिताएंगे। मुझे विश्वास है यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से एस शर्मा जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। सर, एक क्रेज चल रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसके बारे में क्या मानना है? राम को वो कैसे लेके आए? चलिए, मेरे टिप्पणी नहीं कर दिया ज़्यादा, तो अपना काम भी करना है। अभी तो वो जाने काम। सपा राजद गठबंधन प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह के कार्यालय का हुआ थाना रोड कोसी कला पर उद्घाटन। सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन, दोनों तरफ रोड रहा जाम। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव चंपत राय शनिवार को परिक्रमा मार्ग स्थित श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने संतों से मुलाकात कर उन्हें श्री राम मंदिर निर्माण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने अयोध्या आने के लिए आमंत्रित भी किया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए चंपत राय ने चुनाव को लेकर संतों से आह्वान के सवाल पर सभी से आह्वान किया है कि मतदान हमारा धर्म है, पोलिंग डे के पिकनिक डे मत होने दो। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के प्रश्न में उन्होंने कहा कि अभी परिस्थितियां पैदा होने दो। साथ ही कहा कि समाज जगा है तो दुनिया को व्यवधान दूर होते ही अगर समाज सोया है और आप संत एवं संता से अपेक्षा करेंगे तो व्यवधान आएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया और डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट किया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन के माध्यम से चाहता है या कानून के माध्यम से जवाब में
उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि पहले एक पैर जम जाने दो। श्री राम मंदिर निर्माण में अनुमति लागत के सवाल पर होने से कहा कि व्यय के बारे में जो सोचा था अब सब फेल हो रहा है। यह भगवान का घर है, पता नहीं क्या करेंगे। वहीं विपक्षियों द्वारा घपले के आरोप एवं सरकार के द्वारा जांच बिठाई जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरोप लगाना शौक है और सरकार का कर्तव्य है कि आरोप लगे तो जांच बिठाई जाए। नहीं बनाना चाहिए, परिस्थिति पैदा होने दो। आपको वर्शिप एक्ट के बारे में थोड़ा है, किसी अच्छे वकील से पूछना, उसके चार पहलू नहीं निकालता है। तो ये व्यवधान नहीं आएगा इसकी? नहीं आता। कोई समाज अगर जगा है, दुनिया के व्यवधान दूर होते हैं। समाज अगर सोया है और आप केवल साधु और सत्ता से अपेक्षा करेंगे, व्यवधान आएंगे। आप अगर जगे हैं, व्यवधान भाग जाए। केंद्र में सत्ता व्यवस्था आपके अनुकूल है, तो अमेंडमेंट लाके सदन में अमेंडमेंट लाके भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अनुकूलता भी आपके और हमारे हृदय में भी चाहिए। तो और किस तरह का माहौल आप चाहते हैं देश में? हम नहीं, आप क्या चाहते हो? ये एक सवाल, देश तो ये चाहता है कि व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं, आप क्या चाहते हो? व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं, इसके अंदर आप कानून नहीं है। कानून के माध्यम से कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन चाहते हैं या चाहते हैं या आंदोलन के माध्यम से? मैंने कह दिया ना, एक पैर ठीक से जम जाने दो। समाज के लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है कृष्ण जन्मभूमि के लिए। बहुत अच्छी बात है। विश्व हिंदू परिषद क्या है, उन लोगों का संरक्षण दे रहा है या अभी कोई योजना है आगे देने की? जिन वकीलों ने किया है अभी बहुत नौजवान लड़के हैं, अभी उन्होंने वकालत शुरू ही की है। बस मैं जिन्होंने किया है, मैं उनके पिताजी से परिचित छोड़ दो। ये है कि कानून के माध्यम से चाहते हैं, आंदोलन के माध्यम से? अभी एक पैर जमने दो। नमस्कार, बोल दिया मैंने जो कुछ बोला। 5 राज्यों में चुनाव होंगे, मैंने सब बोल दिया। मैंने जो बोला है वो देशव्यापी है, वो भविष्य के लिए भी सत्य है, वो भूतकाल के लिए भी सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है। क्योंकि लखनऊ में डिप्टी सीएम ने भी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भरमाने का किया था, इशारा दिया है। और सीएम योगी ने भी कहा है कि मथुरा को भव्य बनाएंगे, तो उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड क्या है वो हमारा तो साफ है, एक पैर जम जाने दो। अच्छा, दूसरा सवाल, राम मंदिर का भी जो प्रारूप आपने बताया कि कितनी लागत आप अनुमानित मांग रहे हैं कि राम मंदिर जो सोचा था एक एक करके फेल होती जा रही है। कितना व्यय अधिक हो सकता है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भगवान का घर है, पता नहीं क्या करे। जो आपने क्या इसमें अनुमानित किया है, कितने एकड़ में बनना है पूरा मंदिर? 8.5। मैंने कहा ना, मंदिर कैंपस मिनिमम 18 एकड़ माना जाएगा। अच्छा, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि विहिप का जो ट्रस्ट है, जो भी काम कर रहे हैं लोग, उसमें घपला हो रहा है, तो क्या पारदर्शिता उसमें नहीं है? क्या बात है, क्या कारण है सब? देखो भैया, एक सवाल हो, आरोप लगाना एक शौक होता है। योगी तो शौक को हम समझते हैं, इसलिए कोई खास बात नहीं, हम ध्यान ज्यादा नहीं। विपक्ष के आरोपों पर योगी सरकार ने भी जांच बैठाई है, उसको बड़ी खुशी की बात है। सरकार का कर्तव्य है, आरोप लगते हैं तो जांच बैठाई जाए। सरकार का तो यही काम है। इस मामले को लेकर कुछ व्यक्तिगत आरोप आप पर भी लगे हैं, जैसे तो वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण ने भी लगाए थे। मैंने किसी का उत्तर दिया है क्या? आपने मेरा कोई उत्तर भी सुना है क्या? आप मेरा भी धैर्य समझ लीजिए। मैं हूँ साधु संतों से मिलने के लिए, और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की सच्चाइयाँ, वर्तमान परिस्थिति, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, और साथ साथ संत महात्माओं को निवेदन करना कि अयोध्या आओ और देखो। क्या चुनावों के लिए कोई संदेश? इससे पूर्व भी बता दो ना कि अयोध्या में, चित्रकूट में और सब जगह। और इस संबंध में मैं चित्रकूट भी गया हूँ, अयोध्या में तो मिलता ही रहता हूँ। 3 दिन मैंने हरिद्वार में ही बिताए। कम से कम 25 संतों के पास गया, सबको व्यक्तिगत बताया। क्या चुनावों को लेकर भी कोई आह्वान संतों से? संत भी वोटर है, आप भी वोटर है, तो इसलिए जो कुछ आह्वान है सबके लिए है। वोट अवश्य डालो, वोट कर्तव्य है, वोट धर्म है,
पोलिंग डे पिकनिक डे मत होने दो। एक अंतिम सवाल, जो बड़े बड़े विवेकपूर्वक डालो। एक अंतिम सवाल, जो बड़े संत हैं वो कभी पोलिंग बूथ पर वोट डालते हुए दिखाई नहीं देते हैं, उन्हीं से बात करो ना, लेकिन वो खुद स्वयं सब उन्हीं से पूछो, ये उनका सवाल उनसे पूछो। जाओ। मथुरा और काशी, तो आप वृंदावन के लोगों ने तो कभी बाबा देवरा बाबा की बातें सुनी होंगी ना। मैंने बहुत सुनी। देवरा बाबा कहते थे अशोक जी को, बच्चा आंधी चलाएगा सब ठीक हो जाएगा, कायदा बन जाएगा, कायदा कायदा शब्द बोलते थे, कायदा बन जाएगा। आपको नहीं लगता कि कायदा बनने की परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं? कायदा बनने की परिस्थितियां निर्माण करने में सहायक बनो। कायदा बनने की परिस्थितियां बनने के लिए समाज सोचे। लेकिन एक दूसरी बात, उस पर आप भी अपने जीवन पर लागू करिए। मैं तो करता ही। चलते हो ना सड़क पर, कई बार कीचड़ और फिसलन में भी चलना पड़ता है ना। पथरीली राहों पर भी, पहाड़ों में मैं चढ़ा हूं थोड़ा बहुत, मेरे जीवन के 7-8 साल पहाड़ों में बीते, उतरा भी हूं। तो फिसलन में, कीचड़ में चलने के लिए सावधानी रखते हैं। एक पैर जब जम जाता है तब धीरे से पिछला पैर उठाकर आगे रखते हैं। इसको यहां लागू कर दीजिए जो का तो। जमने दो एक पैर, समाज का विश्वास पैदा होने दो। देश का वातावरण ही बदल रहा है और बदलने। 2024 के चुनावों से पहले क्या मथुरा मंदिर निर्माण का? मेरी बात पूरी हो गई। जैसे कि राम मंदिर में दर्शन प्रारंभ। छाता विधानसभा के क्षेत्र बरसाना में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने बरसाना में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। बरसाना में चुनावी कार्यालय का उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने बताया कि छाता विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही एक मुद्दा है। मंत्री जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना भेदभाव के जनता को फ्री में वैक्सीन और बिना भेदभाव के राशन वितरण कराया है और बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेस का उद्घाटन भी किया और उत्तर प्रदेश में काफी उद्योग भी लगाया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार देने में जैसे कोई रिश्वत नहीं ली गई है और साथ ही इस क्षेत्र के लोगों का मुद्दा था कुछ आता शुगर मिल चालू की जाए जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले, क्षेत्र उन्नति करे और इसलिए हमने विधानसभा में शुगर मिल का बजट पेश किया है जिसमें शुगर मिल के साथ साथ बिजली का प्लॉट और इस्लॉन प्लॉट भी होगा और 1 साल में यह चालू हो जाएगी। और मंत्री ने बताया कि हमारे खेत में 1450 करोड़ रुपए से यह पेप्सी की कंपनी लगी है जिसमें 60,000 टन आलू की खपत होगी और खेत में यूनिवर्सिटी कॉलेज है जिससे ITI पॉलिटेक्निक शिक्षा का पूरा प्रबंध है और ऑक्सीजन प्लांट अन्य सुविधा भी इस क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई है। आपके चुनावों को लेकर आपकी किन मुद्दों को लेकर आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने बिना भेदभाव के 1 साल से प्रदेश और देश की जनता को राशन दिया है। बिना भेदभाव के सबको वैक्सीन फ्री लगाई जा रही है। बिना भेदभाव के किसान सम्मान निधि समस्त देश और प्रदेश के किसानों के खाते में आ रही है। इसलिए यहाँ जितनी और सरकारें
साधारण सड़कों की बात करती थी, उससे कई गुना ज़्यादा तो हमारे प्रदेश में एक्सप्रेस वे बने हैं। यहाँ उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। कानून व्यवस्था की वजह से पूरी दुनिया का उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना चाह रहा है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी का एक नया पैसा खर्च हुए, निष्पक्ष रूप से योग्यता के आधार पर भर्ती हुई है। हमने विकास किया है। यहाँ की महती मांग थी छाता शुगर फैक्ट्री, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का प्रावधान किया है। 1 साल में छाता शुगर फैक्ट्री, जिसमें इथेनॉल प्लांट होगा, शुगर प्लांट होगा, बिजली का भी प्लांट होगा, 1 साल में छाता शुगर फैक्ट्री भी चलेगी। 1450 करोड़ रुपए से यहाँ पेप्सी को कंपनी लगी है, जिसमें 60,000 टन आलू की खपत होगी। मेरे क्षेत्र में 4 यूनिवर्सिटी हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, ITI हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, शिक्षा का पूरा प्रबंध है। स्थानीय सरकारी अस्पतालों में मैंने अपनी विधायक निधि से फंड दे के ऑक्सीजन प्लांट और अन्य सुविधाएं भी लगवाई हैं। यही हमारे मुख्य मुद्दे हैं। अगर आप पुनः विधानसभा में विधायक बनते हैं तो आपको जो मुख्य समस्या है उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मुख्य समस्या है मेरे यहाँ नौजवान को रोजगार देना, किसानों के लिए छाता शुगर फैक्ट्री का शीघ्र से शीघ्र चलवाना, और पिछले 4 सालों में 425 करोड़ रुपया आज तक किसानों को हम बीमा और सरकारी सहायता के रूप में किसान की फसल को नष्ट होने के लिए दे चुके हैं। यही मुख्य रूप से मेरे मुद्दे होंगे।